अगेन आई एम सेइंग, पहली बात मैं बोल रहा हूं कि जब भी आप लोग पढ़ते हैं अपने पर्सनल लेवल पे, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फॉर एनी सब्जेक्ट, नॉट फॉर एपीएम, फॉर एनी सब्जेक्ट ऑफ स्किल लेवल, प्रोफेशनल लेवल, इन कमिंग 10-15 डेज एग्जाम के पहले, every question should be done with a time framed environment. If the question is of 25 marks, you should be taking 45 minutes. If the question is of 50 marks, you should be taking 90 minutes. If a question of skill level 20 marks, you should be taking 20 into 100 marks 180 minutes, so 20 into 1.8 36 minutes. हर स्टूडेंट को ये सोचना है कि एग्जाम में ये क्वेश्चंस क्यों आता है कि पेपर वॉज वेरी लेंदी, एंड इट फॉर एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट से ये क्वेश्चन रेज होता है एग्जाम के बाद कि सर पेपर बहुत लेंदी था, कंप्लीट नहीं हो पाया, आई डिडंट गेट द टाइम, वगैरह वगैरह वगैरह. तो अगर हम लोग रेगुलरली 15-20 डेज टाइम फ्रेम्ड स्टडी करेंगे, टाइम को कंट्रोल करके जब क्वेश्चन करेंगे उस समय हमें कोई डिस्टर्ब ना करे और हम एग्जैक्टली उतने ही देर में उसको कंप्लीट करें जितना एग्जाम में टाइम मिलेगा, तो आपका ये क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पे खत्म हो जाएगा कि आई डिडंट गेट द टाइम टू कंप्लीट द पेपर. टाइम मैनेजमेंट आपका बढ़िया होएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड थिंग, सेकेंड एस्पेक्ट टू पास द एग्जाम, व्हेन यू आर रीडिंग द रिक्वायरमेंट, सिनेरियो तो बहुत बड़ा है, बट रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली क्या है? There are two things you need to check on the requirement. Question is suppose point number A. It's a 7 marks, 8 marks question. But उसके अंदर बहुत सारा parts है. There are different parts inherent in the question. हमको वो सारा पार्ट का आंसर देना है और मेरे को साथ में अपने आप को प्लान भी करना है कि कौन से पार्ट के लिए मेरे को कितना टाइम देना है. At the same time, जो exhibits and all that which are given in the question, how I will be using those exhibits in writing my answer, मैं उनको कैसे यूज करूंगी जिससे कि मेरा आंसर अच्छा स्ट्रक्चर बने. तो जब तक आप रिक्वायरमेंट समझोगे नहीं, रिक्वायरमेंट के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं उनको ध्यान नहीं दोगे, तो आपका स्ट्रक्चर बढ़िया नहीं आएगा. यू विल नॉट बी एबल टू राइट अ गुड आंसर इवन दो यू हैव नॉलेज. रिक्वायरमेंट्स गड़बड़ होने से पूरा का पूरा नंबर गया. वी नीड टू से दैट कि जब हम रिक्वायरमेंट रीड करते हैं, हम लोग प्रोफेशनल स्किल्स हम लोग पढ़े क्लास में कि देयर आर 4 प्रोफेशनल स्किल्स, दे आर टेस्टिंग. हमने डिस्कस किया कि पार्ट ए में आंसर का फॉर्मेट है टू द बोर्ड, टू दिस सब्जेक्ट, दिस दैट. इन पार्ट बी देयर इज नो फॉर्मेट. Part B, they are not testing all the 4 professional skills. They are testing only 3. कौन सा स्किल है जो वो लोग पार्ट ए में टेस्ट कर रहे हैं और पार्ट बी में टेस्ट नहीं कर रहे? Which skill they are not testing in part B? So communication के अंदर फॉर्मेट, टू, फ्रॉम, दिस, दैट, सब्जेक्ट, ये सब लिखना है, लेकिन पार्ट बी का आंसर में वो सब नहीं लिखना है. तो आप अगर वो सब लिख रहे हैं, दिस दैट सब्जेक्ट, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं. बिकॉज देयर इज नो कम्युनिकेशन स्किल दे आर टेस्टिंग इन पार्ट बी, दे आर टेस्टिंग अदर 3 स्किल्स इन पार्ट बी. तो हम लोग अगर उस पर टाइम दे रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है. हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम जो क्लास में डिस्कस कर रहे हैं उसका रिवीजन ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो रही है. तो मान लीजिए शिशिर ने, सुब्रत ने वो सब लिखा, मैंने उसके ऊपर लिखा है नॉट रिक्वायर्ड इन पार्ट बी आंसर्स. चुपचाप से आंसर चालू करना है, सीधा सीधी, नो फॉर्मेटिंग एंड ऑल दैट, बिकॉज उससे टाइम जा रहा है ना. वी आर वेस्टिंग आवर 30-40 सेकेंड्स इन दैट, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन पार्ट बी सॉल्यूशंस. द थर्ड थिंग, जब आप आंसर लिख लिए, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट सपोज यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इन कमिंग 10-15 डेज से 50 क्वेश्चंस, आप ये मानेंगे कि आप 50 क्वेश्चन मेरे को सबमिट नहीं करोगे. आप उसका क्वेश्चन का आंसर लिख लिए, उसके बाद आपको खुद इवैल्यूएट करना ही होएगा. जस्ट बाय राइटिंग द आंसर फॉर अ क्वेश्चन द वर्क इज ओनली 40% डन. जब तक आप मॉडल आंसर नहीं पढ़ोगे,
मार्किंग गाइडलाइंस नहीं डील करोगे, की टिप्स बाय द एग्जामिनर रीड नहीं करोगे, क्रिटिकली अपने आंसर को उससे इवेल्युएट नहीं करोगे, तो बैलेंस 60% तो लेफ्ट. यू हैव डन द आंसर बट यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर इंप्रूवमेंट. हर इंसान को हम लोग अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अगर बता रहे हैं कि परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे चेक होना चाहिए, तो क्या हम आंसर में नहीं लिख रहे कि हमें केपीआई होना चाहिए, सीएसएफ होना चाहिए, उसको मेजर करना चाहिए, परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना? तो आप परफॉर्मेंस तो इवेल्युएट कर ही नहीं रहे. आप आंसर लिख लिए, आप उसको मॉडल आंसर से पढ़ते ही नहीं हो. मॉडल आंसर, मार्किंग गाइडलाइंस, इंस्टीट्यूट क्या बता रहे हैं, हमें तो वो देखना पड़ेगा ना. उसमें हमारा जितना टाइम 45 मिनट्स आंसर लिखने में गया है, 45 मिनट से ज्यादा वो करने में जाएगा. मतलब जस्ट राइटिंग आंसर इज नॉट इनफ. यू हैव टू क्रिटिकली इवेल्युएट लाइक एन एग्जामिनर कि मेरी गलतियां कहां हैं. गलतियां 3-4 तरह की हो सकती हैं. फर्स्ट इज यू हैव रिटन टोटली अ रॉन्ग आंसर, which is every student will understand just by reading the model answer गलती क्या हुई है. या आपका आंसर एज पर रिक्वायरमेंट है, बट व्हाट आर द पॉइंट्स विच इज रिटन इन द मॉडल आंसर फॉर विच मार्क्स आर अवॉर्डेड, बट आई हैव नॉट रिटन दैट, सो मेरे को वो नंबर नहीं मिलेगा. थर्ड थिंग, सपोज इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सीएसएफ, केपीआई, कुछ भी आपको लगेगा कि मैं इसमें और इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, आई कुड हैव रिटन बेटर, आई नो दिस, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दिस, मेरे को ये चीजें लिखनी है, तो आप उन पे ध्यान दोगे. मान लीजिए आपने आंसर लिखा, गलत हुआ और वो एरिया आपको ध्यान नहीं है, तो आप उस एरिया को फिर से पढ़ोगे विद द रिकॉर्डिंग्स, विद द स्टडी टेक्स्ट और वट एवर यू हैव डिसाइडेड. अपना नोट्स आप उससे पढ़ के उसको अपग्रेड करोगे. बिकॉज क्वेश्चन करने का पर्पस क्या है कि व्हेन आई विल डू द क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आई शुड बी एबल टू परफॉर्म बेटर. मेरे को और बढ़िया करना है. अभी तो एग्जाम कल नहीं है, अभी तो 20 डेज बाकी है, लेकिन हमें तो हर समय ये फील आना चाहिए ना कि आफ्टर डूइंग नेक्स्ट 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 एवरी क्वेश्चन आई शुड बी फीलिंग कंफर्टेबल, आई शुड बी फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट दैट अब बढ़िया हो रहा है, अब इंप्रूवमेंट हो रहा है. बिकॉज अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आंसर लिखकर फायदा क्या हुआ, क्या एडवांटेज मिला, अगर हम अपना इवैल्यूएशन ही नहीं कर रहे. जब आपने 2-3 क्वेश्चन का आंसर लिखा, आपको दिखेगा कि मेरे को कहां कहां पर फिर से रिवीजन करना है. आप 2 दिन उस पर लगाइए, 2 days यू डू द रिवीजन, उसके बाद फिर से क्वेश्चन करिए. और जो मैंने पहले बोला, जो अभी मैं नहीं किया हूं, जो नेक्स्ट वीक करेंगे, in 3 hours, not 3 hours 15 minutes, you have to solve entire paper. आप उस समय ये नहीं सोच सकते, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग शिशिर कि भाई मेरे को ये करना है वो करना है. आपको वो 3 घंटा, एग्जाम में आपको ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी. एग्जाम में भी तो हो सकता है मेरे को बच्चे को स्कूल छोड़ना है, एग्जाम के टाइम पे भी तो फिर ये बोल सकते हैं कि यू आर इन द एग्जाम हॉल और मे बी इन द हाउस, रिमोट बेस्ड एग्जाम, और आप बोलोगे सर वेट आई नीड टू गो देयर. आई मीन टू अंडरस्टैंड दैट कि जब आप मॉक पेपर दे रहे हैं, आप उसको मॉक टेस्ट एग्जाम ही समझिए, आप उसको एग्जाम से अलग मत समझिए. बिकॉज एग्जाम के जैसे सोचेंगे तब तो एग्जाम बेटर जाएगा ना. आई एम नॉट क्वेश्चनिंग सिंसियर दैट मे बी सम टाइम, सपोज मेरे को कोई आ गया, आई हैव नॉट प्लान्ड, ऐसा हो सकता है, बट मेरे को ऐसा बोलना है कि 3 पेपर एग्जैक्टली इन 3 hours ऑन द इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म सॉल्व करना जरूरी है. कोई भी स्टूडेंट स्किल लेवल या प्रोफेशनल लेवल है, दैट्स अ मस्ट. नॉर्मल एक्सेल, नॉर्मल वर्ड में नहीं, ऑन द इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म. बिकॉज ओपनिंग द विंडोज, यूजिंग दिस दैट, ये वो आपको वहीं से फील आएगा. 3 नॉट 30, 3 पेपर्स इन 3 hours, और 3 घंटे में जब आप सॉल्व करेंगे, फिर 4 घंटे उसका एनालिसिस. मार्किंग गाइडलाइंस क्या है, मॉडल आंसर क्या है, मेरे को कहां नंबर नहीं. खाली लिखने से कैसे होएगा. इंप्रूवमेंट तो तब आएगा ना जब हम देखेंगे कि हम कहां गलती कर रहे हैं, और हमें ये देखना आता है. लेकिन अगर हम आंसर, मान लीजिए मेरे को आप सबमिट करेंगे भी, आप 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार,
आप 6 बार मेरे को सबमिट कर दिए, लेकिन आप बार बार जब सबमिट करेंगे तो आपको खुद भी तो देखना पड़ेगा ना कि मेरा गलतियां कहां हैं, कहां मेरे को इंप्रूव करना है। ये चीज में आपका टाइम और ज्यादा जाएगा। जितना आप आंसर लिखने में टाइम लगाते हैं उससे ज्यादा टाइम उसको करना है, बिकॉज तभी तो इंप्रूवमेंट होएगा ना, नहीं तो होगा कैसे, अदरवाइज हाउ। और मेरे ख्याल से तो ये मैं कम से कम हर क्लास में बोल रहा हूं यार। अभी लास्ट क्लास व्हेन किम्बरली सबमिटेड, देन शी वाज नॉट इन अ पोजीशन टू से सर ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि 6 है। इसका मतलब आपने आंसर लिखा, आप मॉडल आंसर पढ़ना ही नहीं चाहते, आप उसको इवैल्यूएट ही नहीं करना चाहते कि मेरे को कहां इंप्रूव करना है, कहां गड़बड़ी है। आप डाउट रेस करो, लेकिन अब तो डाउट ऐसा होना पड़ेगा ना कि हम लोग जल्दी जल्दी उसको डिस्कस कर पाए। इफ वी हैव 10 डाउट्स वी कैन डिस्कस ऑल 10 डाउट्स इन द क्लास फॉर 10 डिफरेंट स्टूडेंट्स, सबके लिए कि सर ये क्वेश्चन है, यहां पर ये पैराग्राफ या ये रिक्वायरमेंट है, मैंने यहां से आंसर लिखा है, इनका आंसर ये है, मेरा क्वेरी ये है। जल्दी से डिस्कस होएगा ना, so that we can do more and more revisions, more and more better discussions in the class. अदरवाइज तो हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं 25 नंबर का, वही डिस्कस होते रहता है पूरे 3 घंटे, तो उसमें हम लोग ज्यादा नहीं कर पाते ना। तो आपको मेरे को सपोर्ट करना होगा कि आप वो ज्यादा क्वेश्चंस करके और लॉजिकल डाउट रेस करेंगे। इवैल्यूएशन मैं करूंगा, लेकिन जब आप इवैल्यूएशन खुद कर रहे हैं और आपको दिख रहा है गलती कहां है, तो उसमें हम लोग क्लास में क्यों टाइम वेस्ट करें? वाई वी शुड वेस्ट आवर टाइम? वी शुड डू मोर रिविजन्स। आप इवैल्यूएशन खुद नहीं करोगे तो मैं इवैल्यूएशन करूंगा कितने बार, कितने बार? मान लीजिए 15 दिन में जितनी बार क्लासेस होगी, कुछ एक्स्ट्रा आपने दिया कर लेंगे, बट आपको खुद भी तो इवैल्यूएशन, और वो सबसे जरूरी है। बिकॉज व्हेन वी डू क्लास, तो क्लास में मान लीजिए क्वेश्चन आता है, सर आई कैन राइट दिस, सर आई कैन डू दिस, सर आई, तो आपको बाद में भी तो आता होएगा, आपको वो भेजना है कि सर मैंने ऐसे लिखा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सही हूं, लेकिन इन्होंने ऐसे लिखा है, क्या क्वेश्चन है? या मान लीजिए आपको उसको लिखने में टाइम लग रहा है, नो इश्यू, जब क्लास कर रहे हैं तब आप पूछिए कि सर यू गो इन दिस पेज विच आई हैव शेयर्ड विथ यू, यू गो इन दिस पैराग्राफ व्हाट आई हैव रिटन, एंड यू गो इन द इंस्टीट्यूट आंसर दे हैव रिटन, मेरे को यहां पर ये कंफ्यूजन है। ऐसा फ्रूटफुल डिस्कशन करें ना, जिससे कि वी कैन डिस्कस मोर एंड मोर लॉजिकल थिंग। बिकॉज अब सिलेबस तो वापस पढ़ना नहीं है, वो तो पढ़ चुके, यू आर डूइंग रिविजन्स, बट वो करना जरूरी है। केवल आंसर लिखने से नहीं होएगा, उसका इवैल्यूएशन करना जरूरी है। मैं अगर आपका आंसर चेक कर रहा हूं, मैं मान लीजिए आप लोग को मैंने क्वेश्चंस दिया, आई वॉज रीडिंग मॉडल आंसर, आई वॉज रीडिंग मार्किंग गाइडलाइंस, आई वॉज रीडिंग एग्जामिनर्स कमेंट, फिर मैं आंसर पढ़ रहा हूं आपका, फिर से बीच में जा रहा हूं, फिर से मैं जा रहा हूं कि एग्जामिनर क्या बोल रहे हैं, किस पे मार्क अलॉट करना है, मैं फिर देख रहा हूं, फिर मैं क्रिटिकली एनालाइज करता हूं कि आपने वो कवर किया कि नहीं। मतलब आपका आंसर चेक करने के लिए I am going 10 times in the model answer in the marking guidelines, then I am again reading, I am reading your answer one time fully, then paragraph by paragraph, then again correlating with requirement, फिर मैं आपको मार्किंग देना चालू करता हूं। तो मेरे को कोई 2 मिनट नहीं लगता है आपका आंसर इवेल्युएट करने में। इफ यू आर इन दिस नोशन यू आर टोटली रॉन्ग। टू चेक योर आंसर इट टेक्स अराउंड 25-30 मिनट्स टू एनालाइज। हाँ, ये जरूर है कि अगर मैं एक क्वेश्चन का आंसर सबका चेक कर रहा हूं थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर मैं एक जन का आंसर अभी चेक कर रहा हूं और एक का कल चेक करूंगा तो मेरे को उतना ही टाइम फिर से लगने वाला है। So for that reason I say students should attend the classes, so do the write the answer at that time only, so that it will save your time, my time, दोनों का टाइम बचेगा। तो मैंने जब एक जन का आंसर चेक किया पहला वाला, तो दूसरा तीसरा चौथा बहुत फटाफट हो गया। अब अगर हम लोग को आंसर 45 मिनट्स में लिखना है, हम लोग सबमिट कर रहे हैं 65 मिनट्स 70 मिनट्स, तो कोई मतलब नहीं है ना। मे बी आपने बढ़िया लिखा होएगा, बट द लेवल प्लेइंग फील्ड विच विल बी देयर इन द एग्जाम, that you are not bringing in the classroom, या that you are not bringing in your practice। तो फिर अगर आपका अच्छा भी है खराब है, उसके बेसिस पे तो इवैल्यूएशन नहीं हो सकता ना। 45 मतलब 45 नॉट 46, बिकॉज आप लोग को पता है कि एग्जाम में ऊपर में टाइमर इज रनिंग, वंस 45 मिनट्स या टोटल 3 आवर्स इज ओवर, खत्म। आप किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते गिव मी 2 मिनट्स मोर।
तो हर चीज को वैसे ही सोचिए जैसे एग्जाम में करना है, तब तो इंप्रूवमेंट होएगा ना, नहीं तो कैसे होएगा। नो, आई एम नॉट एंग्री, बिलीव मी, मे बी इफ आई एम सेइंग समथिंग एंड इट इज लुकिंग लाइक कि सर गुस्सा है, गुस्सा नहीं है। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं एक ही बात को कितना बार बोलूं यार, हाउ मेनी टाइम्स आई विल से डू दिस डू दिस। हम लोग तो डेली एक ही बात कर रहे हैं। अब तो मेरे को बोलने दीजिए कि भाई अब मत बोलिए सर, अब नहीं बोलना है। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन which is relating to even in the SEMA case study recently in May and August exam, the case study was relating to this type of industry only, that it was a delivery company like Swiggy and all that. तो ये थोड़ा सा उससे रिलेटेड था, तो थोड़ा इजी लगा। लेकिन फिर भी उन लोगों ने इंफॉर्मेशन दिया है कि पहले बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी, that the company is in fast food industry, maybe burger, किसी को भी आप समझ लीजिए, जो भी फास्ट फूड इंडस्ट्री है, स्पीडी ईट्स, आप फटाफट फास्ट फूड खाइए, हेल्थ खराब करिए, यही होता है फास्ट फूड में। लेकिन पीपल डोंट हैव टाइम इन द वर्ल्ड, सो दे आर हैविंग फास्ट फूड लाइक एनीथिंग, और बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो इन्होंने बताया नया सीईओ वगैरह चेंज हुआ है और हम अपना मिशन विजन वगैरह बनाकर रखे हैं। फिर हमने मिशन विजन जो बनाकर रखा है उसके अकॉर्डिंगली वी आर सेटिंग सम केपीआई, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। मिशन हमारा है कि हमें शेयर होल्डर को प्रॉपर रिटर्न देना है, हमें